नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 69 के लिए साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुख्यतः 5 सालों का होगा। जिस तरह हमने हिस्ट्री का 5 साल का क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसी तरह हम लोग साइंस से रिलेटेड 5 साल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 68 का, 67 का री एग्जाम और 8 मई को जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद 66, 65 कुल मिलाकर 5 वर्षों का हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन है। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे वेक्टर स्केलर से रिलेटेड रेगुलर क्वेश्चन आता है, कवक हो गया, लाइकेन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद प्रकाश होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इससे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद जो नए नए अभी बीमारी जो है वो न्यूज में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रख जाते हैं। और जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं, खास के वे वैज्ञानिक जो फिजिक्स के क्षेत्र में कोई बेहतर उपलब्धि प्राप्त किए हैं या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बेहतर उपलब्धि प्राप्त किए हैं, तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको लास्ट में भी हम लोग एक बार वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जाते हैं, मतलब कि मोड़े जा सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रे ऑप्शन बी है, कार्पल्स ऑप्शन सी है, कार्टिलेज ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज हो जाएगा। इसको कहा जाता है कि कंकाल के वे भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते और मुड़ सकते हैं, इसको कहा जाता है उपास्थि। यह भी याद रखिएगा। यह बाहरी कान और नाक के नोक पे होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, उपास्थि कहते हैं कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है जो एक साथ रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शैवाल और कवक, ऑप्शन बी कवक और बैक्टीरिया, ऑप्शन सी शैवाल और वायरस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। इसमें एक मुख्य बात याद रखने की है कि शैवाल क्या करता है और कवक क्या करता है। तो शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दोनों मिलकर यहाँ पे भोजन को उत्पादन में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो याद रखिएगा, शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लुइज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ऑप्शन ए है अध स्तर की सतह के समकोण पर, ऑप्शन बी अध स्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन सी अध स्तर की सतह के समानांतर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कोण पर, एक एंगल। कहीं कहीं ये पैरेलल भी दिया हुआ है आंसर में, तो इस पे जो बीपीएससी का आंसर आया है वो अतः स्तर के साथ एक कोण, एक एंगल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होता है। इसमें एक बात और याद रखने की जरूरत है कि लिम्फोसाइट को कहा जाता है एग्रान्यूलोसाइट का ये एक प्रकार है। ये दो तरह से बनाए जाते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। ये दोनों को याद रखिएगा जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ऑप्शन बी मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ऑप्शन सी सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देने के लिए सहयोगी होती है। ये कथन गलत है, मतलब कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सही हैं। तो ऑप्शन को हमेशा देखना जरूरी है, एक ऑप्शन को नहीं करना है। ये तो हो गया, उसके बाद ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो अगले क्वेश्चन में यूज कर लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, उसके बाद सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़ा का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में
काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन ए है कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, ऑप्शन बी है काली पट्टी का एक जेब्रा, तो जेब्रा बनेगा ही नहीं, ऑप्शन सी काली पट्टियों का एक घोड़ा बनेगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कम चमक वाला घोड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए ध्वनि का वेग, ऑप्शन बी ध्वनि का आयाम, ऑप्शन सी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब कि तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए फोटो डायोड, ऑप्शन बी फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन सी फोटो उत्सर्जन, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फोटो वोल्टिक सेल। ये मुख्यतः जो होता है वो सौर किरण से विद्युत में परिवर्तन करता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग। अभी मैं एक बार वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उसमें आवाज़ सही से नहीं आ रहा था, उसमें मैंने समझाया था। शाफ्ट यहाँ पे होता है, ये वेयरिंग है, ये आउटर फेस है, ये इनर फेस है, ठीक है, और ये रोलिंग फ्रिक्शन है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो पहला है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है फुटबॉल पर अधिक बल लगाने के लिए, ऑप्शन सी फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे संवेग में परिवर्तन, मतलब कि कोई बॉल आ रहा है उसके गति को कंट्रोल करने के लिए हाथ को पीछे किया जाता है, ठीक है, कम करने के लिए। तो 10वां का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो ऑप्शन ए है कैथोड किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी अल्फा किरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फा किरण, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से घनात्मक रूप से उत्सर्जित करता है आवेशित कण। अगला क्वेश्चन है, अभी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताया हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग ही खराब हो गया, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, यही बल को यहाँ पे सेंट्रीपिटल की बात की जा रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, इसी की बात यहाँ पे कही है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, ऑप्शन बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए, ऑप्शन सी वस्तु को सीधे रेखा में उड़ान भरने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वृत्ताकार पथ पे रखने के लिए ही ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, उसके बाद स्थिति ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में परिवर्तन करने के लिए घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ आ जाती है और बस में बैठे लोग जो होते हैं वो दाईं ओर झुक जाएंगे या फिर आगे की ओर झुक जाएंगे, ऑप्शन सी है बाईं ओर झुक जाएंगे। तो इसके विपरीत जब दाईं ओर घूमेंगे तो ये बाईं ओर झुक जाएंगे, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 14 का सी। ये भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित, मतलब कि अगर मान लीजिए सितार है तो यहाँ पे जो वायर होता है उसको टाइट किया जा रहा है तो करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, तो ऐसा करके वह क्या ठीक करता है? तो एक अन्य वाद्य, ऑप्शन ए जो है वो एक अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को बनाता है। उसके बाद ऑप्शन बी है ध्वनि का आयाम, ऑप्शन सी है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अन्य वाद्य यंत्रों के साथ आवृत्ति को मिलाता है। अगला क्वेश्चन है
पदार्थों के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण, ऑप्शन ए कार्बन स्टील, ऑप्शन बी क्रिप्टन, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो कोई आकार ही नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या क्या है? तो ऑप्शन ए है CuO मतलब कि कॉपर ऑक्साइड, और ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है Al2O3 ZnO, ऑप्शन सी है Al2O3 और CuO, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Al2O3 और ZnO, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस गैस के बारे में कुछ चीजें अभी बता देता हूं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद HCFCS मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, उसके बाद ओजोन, इंपॉर्टेंट है, ओजोन को याद रखिएगा कि ये GHG है, ग्रीन हाउस गैस है। इसको और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों, मीथेन, ये तीनों को याद रखिएगा तो कम से कम आप एलिमिनेट करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये सवाल है कि कौन कौन से इसमें गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं, GHG गैस हैं। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके बाद मीथेन भी है, तो दो ऑप्शन तो यहीं पर मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? तो ये देखिए, एसिडिक एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस निर्मुक्त करते हैं? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड उपरोक्त में एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि जब एसिडिक मटेरियल जब कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है। अब ये देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। याद रखिएगा, ऑक्सैलिक एसिड ये जो होता है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है इथेन डायोइक या ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके 3 प्रश्नावली, अगर हम एग्जाम देने जाते हैं या फिर जब हम लोग केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं तो इस तरह के प्रश्नावली होते हैं। तो यही कही जा रही है कि इसमें 3 प्रश्नावली है, जिसमें से एक में आशुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन होता है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आशुत जल में, ऑप्शन बी है अम्ल में मतलब एसिडिक में, ऑप्शन सी है क्षारीय में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मतलब क्षारीय जो होगा वही लाल लिटमस से नीला लिटमस हो जाएगा। अब 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिटिक एसिड की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरका के समान होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसका रंग इसलिए नहीं बदल पाता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, क्योंकि कोई भी H3O+ जो आयन होता है वो मौजूद नहीं होता है यहाँ पे शुष्क लिटमस पत्र में। इसी के लिए लिटमस केवल और केवल H3O+ आयन के समय ही रंग बदलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सारे ऑप्शंस में कौन सा डिफरेंट है? तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जो BPSC द्वारा दिया गया है, ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है उसकी विद्युत चालकता समान होती है, उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है। ऑप्शन सी है इसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, तो समान डिग्री कठोरता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी है। इसी तरह से छांट लिया कीजिए, अगर कोई ऑप्शन पहले से पता चल जाए ना कि ये ऑप्शन निश्चित ही गलत है तो उसको पहले छांट दीजिए। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि समान संरचना भी नहीं होती और दोनों का समान विद्युत चालकता भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो ऑप्शन ए है कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ऑप्शन बी है कोशिकाओं की प्रोटीन
संरचना, ऑप्शन सी है कोशिकाओं में पानी की मात्रा, तो यही सही हो जाएगा। पानी की मात्रा के कारण ही जो परिवर्तन होते हैं उसी में रंध्र खुलते और बंद होते हैं, तो इसलिए इसका 26वां का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के कौन कौन से कलर का वेवलेंथ लेता है, तो इसमें जो रेड होता है और ब्लू, यही दोनों वेवलेंथ का जो सनलाइट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है, तो पर्णपाती, मतलब कि पर्णपाती जो वन होता है वहाँ पत्ती को तने से जोड़ता है। ऑप्शन बी जो है आधार के पास, मतलब बेस जहाँ पे जड़ होता है, शाखों के साथ मोटा, तो आधार के पास शाखा कहाँ होता है, तो ये गलत हो गया। तो कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, इसको कहते हैं लत्ती, ये तो ठीक है, लता जिसको कहते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि जड़ के पास तना नहीं होता है, वो ऊपर होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण क्या है, बाष्पीकरण, अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो ऑप्शन ए है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, और ऑप्शन बी है केवल डीएनए की उपस्थिति, ऑप्शन सी है आरएनए की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएनए और आरएनए दोनों जब मौजूद होते हैं यही क्लोरोप्लास्ट का सबसे मुख्य लक्षण है, कि इसलिए यह स्व प्रतिकृति के योग्य होता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कहा जाता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ऋण अवशेषित होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। ऑप्शन सी, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। ऑप्शन डी, समस्थातिक, यहाँ पे आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये तीनों याद रख लीजिए। तो समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गलत है, और अगर ये गलत है, ठीक है, तो ये सारे जो होंगे वो सही हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक ऑप्शन गलत है तो जो ऑप्शन सही है उसको कम से कम याद रखिएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है तथा इसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, यह स्टेटमेंट सही है। उसके बाद परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, ये भी सही है, तो ये याद रखिएगा। समस्थातिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा में कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है वो परमाणु विद्युत का उदासीन करने का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे भी गलत कथन चयन करने के लिए कहा है, तो ऑप्शन ए है, कपास जो होता है वो गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट, यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन सही है उसको भी याद रखिएगा। तो सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर एक्रिलीन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, एक्रिलीन याद रखिएगा, एक्रिलीन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार तो होता है लेकिन वो रेशम की तरह चमकता भी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिकी पैन, जो हम लोग नॉन स्टिकी यूटेंसिल देखते हैं किचन में, जो अनेक प्रकार के अब बर्तन आ गए हैं जो काला रंग का कोटेड रहता है, ठीक है, जिससे कि तेल का कोई अगर सामान खाना बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, इसी के लिए ये टेफ्लॉन का नॉन स्टिकी कोटिंग किया जाता है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो गलत है वो ए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कि कपास जो होता है वो बहुत ही आरामदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता एक समान होती है, नहीं, उनकी विद्युत चालकता एक समान होती है, नहीं, वे एक समान, ये सही हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये सही है 33 का डी। अगला क्वेश्चन है 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी परासरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परासरण। तो पानी मिट्टी से, ठीक है, पानी मिट्टी से जड़ों में
जिस भौतिक प्रतिक्रिया से गुजरता है उसको कहते हैं परासरण। याद रखिएगा, इस पॉइंट को आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उसको आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग किया जाता है और पदार्थ में बदला जाता है उसको क्या कहते हैं। जैसे हम लोग जो घर में अब प्लास्टिक यूज करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जो यूज होते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, उसमें क्या होता है ना कि आप यूज करने वो एक निश्चित समय में ऑलरेडी वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, वो धरती के अंदर मिलता जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डिग्रेड करने के लिए कौन सा सहायक होता है, तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, वायरस तो नहीं होगा, ऑप्शन सी परमाणु प्रोटीन, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ता है वातावरण में, इसी के लिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे न सोएं। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की कम मात्रा के मुक्त करता है, ऑप्शन बी रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करता है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं, ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कैल्शियम, ऑप्शन ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से जो मिट्टी में कीट भक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और भी किस कारण से तना जो है पौधा का वो मदद करता है। तो ऑप्शन ए है भोजन के भंडारण, ऑप्शन बी पौधे को आकार देने, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो ये ऑप्शन ई होना चाहिए क्योंकि बहुत सी क्रियाओं में तना सहयोग करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है आधान मतलब कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार, मतलब कि जब हम किसी को खून देते हैं या खून लेते हैं तो सिर्फ उसके ब्लड ग्रुप से नहीं होता है बल्कि उसका और भी क्या ब्लड में मिलाया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए RH वैल्यू, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी RBC की संख्या, ऑप्शन डी दाता मतलब कि डोनर और प्राप्तकर्ता मतलब कि एक्सेप्टर के वंश। तो वंश की तो बात ही नहीं है, तो इसमें मेनली RH वैल्यू को चेक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, तो ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे शॉर्ट वेव रेडिएशन, ऑप्शन सी पाराध्वनि मतलब कि अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और इसमें अल्ट्रावायलेट, तो ये हो जाएगा अल्ट्रासाउंड 42 का सी। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक स्वीकार मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सभी का ब्लड ग्रुप का खून को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये है ये, और यूनिवर्सल डोनर, डोनर जो होता है ओ नेगेटिव होता है, याद रखिएगा दोनों। तो ये एक्सेप्टर होता है सी, तो होते हैं AB ब्लड ग्रुप के, तो वो होते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो किसी के भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस 43वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निमोनिया एक संक्रमण है, ये कहाँ होता है, तो ये तंत्रिका में, ऑप्शन बी है रक्त का, ऑप्शन सी त्वचा का, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो फेफड़ा लंग्स में ही जो होता है वो निमोनिया का संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण का क्या प्रकार है, तो ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल। तो अवतल को कहा जाता है कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी जिसे कंफ्यूजन है उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा, यहाँ पे बड़ा है, अपने से जब बड़ा दिखाना हो तो कनकेव लेंस, दो गो सी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपने से बड़ा दिखाने के लिए, और एक ही सी रहेगा जब उसका अलग प्रतिक्रिया होता है। जब किसी को एरिया, ज़्यादा एरिया को कवर करना हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, ऑप्शन ए पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, ऑप्शन बी हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, ऑप्शन सी हवा की चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है,
मतलब कि बाष्पीकृत होता है, वेपराइज हो जाता है। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि हमारा जो पसीना है वो तेजी से बाष्पीकृत सूखने लगता है, जिससे हमें आराम का महसूस होता है पंखा जब चलता है गर्मी के मौसम में। तो 47वां क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के, इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं जो प्रकाश से संबंधित है ना, प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, ये सारे अच्छे से सारे का डिफिनीशन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस तरह से समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा और इस टॉपिक को भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन ए है नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, याद रखिएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन बी है उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये गलत है। ऑप्शन सी है कम दाब के कारण, यही सही है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन डी है निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का क्या हाल होगा? तापमान का वो बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑप्शन ए है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, मतलब एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है डी, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास का क्षेत्र में तापमान घटेगा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है जो तापमान होगा वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो GHG ग्रीन हाउस गैस निकलता है, सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है यहाँ से। तो 50 का हो जाएगा बी आंसर। 51वां है, बर्फ का एक टुकड़ा अगर पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, ऑप्शन सी पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, ऑप्शन डी जल स्तर नहीं बदलेगा। तो बीपीएससी का जो आंसर दिया गया है ये डी दिया गया है, मतलब कि जल का स्तर नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है, जैसे ऑप्शन ए वोल्टमीटर विभवांतर, ऑप्शन बी अमीटर विद्युत धारा, ऑप्शन सी पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधक रेसिस्टेंट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर जो है ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये गलत है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे यही एक हमारा एडवांटेज रहता है, जब कोई सही नहीं पूछता है, अगर हमें पता चल जाता है ये सही नहीं है तो ये सारे ऑप्शन को भी ध्यान देना है। जैसे वोल्टमीटर विभवांतर से संबंधित होता है, अमीटर विद्युत धारा से संबंधित होता है और पोटेशियोमीटर जो होता है विद्युत वाहक बल से संबंधित होता है, ये तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात वैक्यूम, याद रखिएगा वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा? पंख, ऑप्शन ए है पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन बी रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, ऑप्शन डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। तो यही सही होगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना क्या कारण? यहाँ पे देखिए प्रकाश का संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो ये रिपीट बहुत हो रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं, जैसे अगर कपड़ा धोने वाला साबुन को हाथ में लगा लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फूंकते हैं, हवा देते हैं, तो एक बबल बन जाता है और ये पूरा रेनबो की तरह दिखता है, इसी की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है ये जो रेनबो दिखता है ये प्रकाश के किस चेंजिंग को दिखाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है एक प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, याद रखिएगा व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान होता है, ऑप्शन सी हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, ऑप्शन डी हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होता है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है मास नंबर हमारा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सिलिका मिट्टी, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी राख। तो इसमें बहुत से ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थैतिक, यहाँ पे देखिए आइसोटोप्स आ गया, इसलिए बोला जाता है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, याद रखिएगा तीनों। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है समस्थानिक, ऑप्शन बी है द्रव्यमान की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन डी परमाणु संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान की संख्या के बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है समस्थानिक, समस्थैतिक समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी हिमांक, ऑप्शन डी रिक बिंदु, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो ये बॉक्साइड हो जाता है, सही आंसर है बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन में के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? मतलब कि अगर 7 से कम है तो ये एसिडिक हो गया, अगर 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक हो गया, और 7 है तो ये वाटर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बफर विलयन, ऑप्शन बी क्षारीय विलयन, ऑप्शन सी अम्लीय विलयन, ऑप्शन डी उदासीन विलयन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय बेसिक, 7 से ज़्यादा मैं बोला ही था। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? ऑप्शन ए विपरीत परासरण, ऑप्शन बी प्रसार, यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। तो पहला जो है विपरीत परासरण, ऑप्शन बी है प्रसार, ऑप्शन सी अपकेंद्रन, ऑप्शन डी अपोहन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी। इसमें मुझे थोड़ा सा शक है अभी भी, यह ऑप्शन तो बीपीएससी द्वारा दिया गया है कांच कि शीशा में जो है वो प्रकाश की गति सबसे कम होती है। ठीक है, इसे एक बार और चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सादिश, यहाँ पे देखिए स्केलर और वेक्टर, इसमें मुख्यतः होता है एक का डायरेक्शन होता है, का डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है गति, इसमें पूछा गया है सदिश राशि नहीं होती है। तो ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी टॉर्क मतलब कि बल आघूर्ण, ऑप्शन डी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति, स्पीड। ठीक है, स्पीड जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यदि धरती की घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा मतलब कि इक्वेटर पर जो पिंड का वजन है, जो हमारा अर्थ का वजन है, वो बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है घट जाएगा। जब घूमने लगेगा जाए तेज से तो हमारा जो वजन है वो घट जाएगा, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो 65वां का क्वेश्चन है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी टॉलमी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो 65वां जो है ऑप्शन ए गैलीलियो ने गति को सबसे पहले परिभाषित किया था, स्पीड को गैलीलियो ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है 66वां किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ऑप्शन ए कोरिल्स बल तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी ग्राहम का नियम, ऑप्शन सी पास्कल का नियम, ऑप्शन डी अवोगैड्रो का नियम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवोगैड्रो का नियम ही हो जाएगा, जो समान ताप और समान दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो अवोगैड्रो का रूल होता है। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, यही सही उत्तर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा ही आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। 68वां क्वेश्चन है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन बी जूल इफेक्ट, ऑप्शन सी सीबैक इफेक्ट, ऑप्शन डी पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पीतल के प्रमुख घटक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता और तांबा। ठीक है, याद रखिएगा जस्ता और तांबा पीतल का प्रमुख घटक होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है?
ऑप्शन ए है CHO, ऑप्शन बी CaCO2, ऑप्शन सी जो है CaOH2, ऑप्शन डी CaCl2, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है CHO। याद रखिएगा CHO जो होता है अनबुझा चूना होता है। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो बीपीएससी जो आंसर दिया है वो हमेशा दिया है कि लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा होता तो जितने भी हमारे रेलवेज हैं या फिर जितने भी उपकरण बने हुए हैं लोहा का, वो उसका निरंतर जो होता है वजन बढ़ता रहता। तो इतने जो हम लोग कबाड़ में बेचते हैं, सड़ने गलने के कारण लोहा का जो वजन निरंतर घट जाता है, गल जाता है, ऐसा नहीं होता। हमारे जो ग्रिल्स होते हैं, जो भी बाहर में घर के बाहर लगा होता है, वो निरंतर डिके होता रहता है, रस्टिंग होता रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है। इसका सही आंसर होना चाहिए यह पहले बढ़ता है जब कोई भी आयरन में जब बारिश होती है, पानी ऑब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होता है, तो उसका वजन थोड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद रस्टिंग के कारण वो घटने लगता है। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 72, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी प्लेटिनियम, ऑप्शन डी पैलेडियम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसमें बीपीएससी आंसर ई दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63वां, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट एक है, उत्कृष्ट धातुएं जो होता है वो प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, मतलब कि नेचुरली हमें उत्कृष्ट धातुएं जो है वो शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट है कि यूरेनियम एवं सीसा जो होता है वो उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो उत्कृष्ट धातु हैं वो प्रकृति में शुद्ध होते हैं, लेकिन यूरेनियम और सीसा जो उत्कृष्ट धातुएं नहीं होते, इसे परिष्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। तो पहला स्टेटमेंट है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का जो क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, यहाँ पे घट जाता है। तो जल में, सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो फर्स्ट है ऑप्शन, नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी एक और दो स्टेटमेंट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी इथेन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो मीथेन जो होता है ये बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा जब फूटता है तो उससे चमकदार लाल रंग निकलता है? तो ऑप्शन ए अस्ट्रोसियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अस्ट्रोसियम। अगला क्वेश्चन है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? तो लवण में होता है, तो इसको ऑप्शन है मरुदोद्भिद, ऑप्शन बी समोद्भिद, ऑप्शन सी ग्लाइकोफाइट, ऑप्शन डी लवण मृदोभिद। तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, जो कवक पौधा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पर्णरहित। यही सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें जो हरा पर्ण होता है वो उपलब्ध नहीं होता है जो कवक पौधे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78वां का सी। अगला क्वेश्चन है, परागण की सुपरिभाषा क्या होता है? तो ऑप्शन ए परागण पराग कण का परागकेश्वर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन बी है पराग कण का अंकुरन, ऑप्शन सी पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, ऑप्शन डी कीटों का फूलों तक पहुंचना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। 80वां क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रास, सेडार, लॉर्थ, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवृत बीज, अनावृत बीज, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनावृत। याद रखिएगा अनावृत बीजपत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो स्कर्वी, थायमिन, ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, टेटनस, बीसीजी, मलेरिया। ये सही है मलेरिया, क्लोरोक्वीन, ऑप्शन डी सही है। ये सारे गलत है।
अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन अंतु क्या है? तो ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी मोर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केचुआ। केचुआ जो होता है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होता है, जीव जंतु। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, केचुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तो वो अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी ग्लाइसोल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी माल्टोज, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये हमेशा रेगुलर क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो हैं वो टीकाकरण की शुरुआत किए थे। तो दूध किसका सबसे घटिया स्रोत है? तो दूध सबसे घटिया स्रोत है विटामिन सी और ई का, याद रखिएगा दोनों, इसलिए ये यहाँ पे सही हो जाएगा 87 का सी। ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली जो सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर लगा होता है उस पर कौन सा केमिकल लगा होता है? तो ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, हल्दी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88वां का एक पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये याद रखिएगा क्योंकि बिहार में शराबबंदी चल रही है और निरंतर हर एक जिले में समान तरीके से चेकिंग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है। तो इसको याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ऑप्शन है माल्टोज, ऑप्शन बी इम्बर्टेज, ऑप्शन सी ये ऑप्शन सही हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, ऑप्शन डी डायस्टेज, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाइमेज द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में एंजाइम में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, उजला हो जाता है? तो ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी O3, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का जो पानी होता है वो दूधिया कलर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? जब पेट्रोल या डीजल आधा जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, जब पेट्रोल और डीजल आधा जलता है तो। अगला क्वेश्चन है एक घोल का जब pH3 से pH6 में बदल जाता है तो H+ जो आयन होता है उसकी सांद्रता जो होती है वो कितना गुना बढ़ जाएगी? तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो ये नहीं होगा। अगला है 3 गुना कम हो जाएगी, सी ऑप्शन है 10 गुना कम हो जाएगी, डी ऑप्शन है 1000 गुना कम हो जाएगी, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी जब pH वैल्यू जो है 3 से 6 में बदल जाएगी, तो H+ जो आयन है वो 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है रेत और नेफेल्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है उधरोपातन मतलब कि सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी आंशिक आसवन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जाता है? तो सब्लिमेशन के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 और 3, सिग्मा 12 और पाई 3, याद रखिएगा। 95 क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CNO, ऑप्शन सी CHN, ऑप्शन डी CHNO। तो डी ही सही हो जाएगा CHNO। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा हीट का सबसे अधिक कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सीसा वाला बात जिसपे हमको कंफ्यूजन था पहले भी बता चुके थे, तो ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ये इसका विटामिन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है वो महिला सेक्स हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए अल्बर्ट कार्सन, ऑप्शन बी जॉन एफ एंडर्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट बी
लफलिन, ऑप्शन डी वाल्टर कोहन, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑबर्ट कार्लसन। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आयोडीन आ ही जाएगा, तो ये आयोडीन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कड़वाहट के जो मानव का जीव है, वो मानव का जीव का जो सेंसिबल रीजन होता है, संवेदनशील एरिया होता है, वो कौन सा होता है? तो जीव का आगे वाला नोक, टिप, या मध्य भाग, या पीछे का भाग, या किनारे का भाग। तो ये पीछे का भाग होता है, ठीक है। तो 101 का जो होगा सी आंसर हो जाएगा, पीछे का भाग। अगला क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? ऑप्शन ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, ऑप्शन बी इनमें नोड और इंटरनोड होता है, ऑप्शन सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसमें नोड और इंटरनोड होता है, इसी के कारण जो अदरक होता है ये तना है, जड़ नहीं है, ठीक है। इसमें नोड और इंटरनोड दोनों मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन होती है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी चीनी होती है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर। खजूर जो है वो फल नहीं है, आलू बुखारा भी फल है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो चर्बी तो नहीं होता है, नहीं तो डॉक्टर कभी खाने के लिए नहीं बोलता है। उसके बाद तेल भी नहीं होता है, स्टार्च रोटी में ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन आ गया। इस तरह से छांटना सीखिए, ठीक है, क्योंकि अब जो आ गया है ऑप्शन बेस्ड आ गया, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखिए। अगला क्वेश्चन है लौंग एक मसाला जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़, फूल की कली। तो फूल की कली हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, मतलब कि जो हम लोग विकिरण यूज करते हैं वो क्या होता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या एक्सरे। तो ये होता है इंफ्रारेड, याद रखिएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए, ठीक है, मसल्स में दर्द के उपचार के लिए जो विकिरण का उपयोग होता है, रेडिएशन का उपयोग होता है, वो इंफ्रारेड होता है। अगला क्वेश्चन है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल रेसिस्टेंस जो होता है 1.403 किलो ओम होता है। यदि एक प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो ऑप्शन ए है 1.403 किलो ओम, ऑप्शन बी है 2 किलो ओम, ऑप्शन सी है 3.403 किलो ओम, ऑप्शन डी है 4.70, यही होगा 4.70। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर एक सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंट होता है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ये सिंपल सी बात है, जब गर्म करेंगे तो उसका जो रेसिस्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो, ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा फैराडे स्थिरांक जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। 111वां क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये दूरी को मापने का इकाई है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो इसका जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बदलता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 94, ऑप्शन बी 148, ऑप्शन सी 242, ऑप्शन डी 336, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है 148, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा सयनता किसमें होती है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी खून, ऑप्शन डी शहद। शहद में सबसे ज्यादा सयनता होती है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखाओं के अंतर्गत आता है? जियोलॉजी, ये तो कभी नहीं होगा, सोरोलॉजी, ओरोलॉजी, ये भी नहीं होगा, ऑस्टियोलॉजी, तो ये हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी जो होगा वो हड्डियों की पढ़ाई के लिए किया जाता है। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोपेडिशन नहीं समझिएगा, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी विषाणु, ये भी याद रखिए विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है क्योंकि आंसर छांटने में बहुत आसानी होता है जब इंग्लिश आपको पता होता है। ऑप्शन सी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ऑप्शन डी शैवाल मतलब फंगस।
ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, मतलब कि बहुत से इसमें है जिसमें एंजाइम नहीं होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ये अस्थि मज्जा होता है। लिम्फोसाइट अभी जो हमने शुरुआत में ही लिम्फोसाइट बताया था, ये अस्थि मज्जा के अंदर ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो 119 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक, तो सी हो गया थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है एड्स किसी कारण होता है, तो HIV इसमें वायरस है, तो हेलमिथ जीवाणु बैक्टीरिया, कवक फंगस, डी विषाणु वायरस, ठीक है, वायरस के कारण होता है। दाब प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तो प्रेशर का मतलब किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम मिलीमीटर, ऑप्शन डी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट अगर एक्यूरेट जानना है तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड याद रख सकते हैं, तो इसको 8 मिनट भी माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी आदिश देखते हैं, स्केलर और वेक्टर जो है रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब प्रेशर। प्रेशर जो है आदिश है, सादिश आदिश, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विकृति, ऑप्शन डी दाब, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होता है तिरछा, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या ध्रुवीकृत या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। तो अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो ऑप्शन है 104 नहीं होगा, क्योंकि 36 में अगर 96 पॉइंट होता है तो 50 में तो 122 के आसपास होगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, तो ऊर्जा नहीं होता है, आवृत्ति ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेबेलम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्टामीटर, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाए अमीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी वाट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका वाट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पूछा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी सीवी रमन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, लेवोजियर। 133वां क्वेश्चन है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व में द्रव्यमान मास नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 20, तो ये 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, 134 का बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, अधातु, गैस, उपधातु, तो गैस जो है वो तत्व नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का जो पीएच होता है वो 7, अभी भी मैं पिछले ही कुछ क्वेश्चंस में बताया हूँ, अभी उसको विस्तार से एसिडिक और बेसिक करके बताया था ना अभी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक, इसको भी मैंने विस्तार से ही बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 138वां क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ये क्लियर है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन छोड़ दीजिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। 139वां प्राकृतिक रबर का बहुलक मतलब कि पॉलीमर क्या है, आइसोप्रीन,
अस्टाइरिन, ऑप्शन सी बिनाइल एसीटेट, ऑप्शन डी प्रोपीन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन, याद रखिएगा आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन ए C6H22O11, ऑप्शन बी C6H10O5, ये नहीं होगा, C6H12O6 यही होना चाहिए 140 का C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा, ये बीपीएससी पूछ देता है। 141वां क्वेश्चन है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3 से 5, ऑप्शन डी 3। तो 41वां का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142वां, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। तो डार्विन के द्वारा ही पुस्तक लिखा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 142वां का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। ये भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो ये सब देखिए, इसको क्या कहा जाता है, ये जो मिलता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैरासाइटिज्म, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी कॉमनलिज्म, ऑप्शन डी कॉन्वर्जन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, पारिस्थितिकी तंत्र, ये बहुत से सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को जब एटीपी में बदलता है, कौन बदलता है सौर ऊर्जा को एटीपी में? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट को एटीपी में बदलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऊर्जा, शकरा। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो होता है वो ऑक्सीजन में बदलता है। तो ये थे 5 साल के सबसे महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। और इसमें मैंने बोला था शुरुआत में कि कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रकाश से संबंधित लगातार क्वेश्चन आ रहा है। प्रकाश का जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को देख लिया कीजिए, ये लूसेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है, जैसे लाइकेन, कवक वाला क्वेश्चन आ रहा है, लगातार क्वेश्चन ये आ रहा है। उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होता है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे वैज्ञानिक जो जिसको नोबेल मिला है वो भी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। अभी नए नए न्यूज़ में जो बीमारी है वो इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं रेगुलर सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और प्रयास कीजिए कि साइंस में कम से कम 30 सवाल में 25 का कंफर्म सही हो। ठीक है। तो इसके लिए एक घटना चक्र भी आता है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत से सवाल होते हैं। तो जिस जिस क्षेत्र में ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे मैंने अभी बताया ये सारी चीज़ें, तो उन क्षेत्रों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे, यूनिट, इकाई, ये सारे को एक बार कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको गलतियाँ कम हो। हमें बस दूसरे से आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें टॉप नहीं करना है, हमें बस कंपटीशन में आगे बढ़ के जाना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है, कम से कम 1000 आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो थैंक यू।